जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है भाई। ये होमवर्क में इसलिए दिया है कि डिस्टिंक्ट भी है और स्टैंड अलोन भी है। फ़र्क सिर्फ ये है सवाल के अंदर, ये पांचवा और छठा सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है डिस्टिंक्ट और स्टैंड अलोन प्राइस वाला। इधर डिस्टिंक्ट और स्टैंड अलोन है, अगले सवाल में डिस्टिंक्ट है और स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है, ठीक है। लेकिन सवाल के अंदर फ़र्क क्या है जो हमने सवाल किए थे उनसे, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हम देखते हैं। On यकम जनवरी 21 SL promises to sell 130 products to CL for 13,000 100 रुपये की। सवाल वही है, वही चल रहा है, ठीक है। द एंटिटी विल डिलीवर 70 ऑन 31 जनवरी एंड 60 ऑन 28 फरवरी। CL पेड 13,000 ऑन 5 मार्च। अभी जो सवाल किए थे उनमें क्या होता था, वो सवाल ज़रा ऐसे चाती मार के देखे ना, 4 तक आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ था ये CL पेड 13,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पे इतना मसला ये नहीं था, वहाँ पे सारे पैसे एडवांस में आ रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर पैसे जो हैं वो बाद में आ रहे हैं, ओके। तो ये अगले तीनों सवाल, पांचवा आपने करना है, छठा मैं करवाता हूँ, फुल फ्लैज एंट्रीज भी करवा दूंगा, सातवां फिर आपने उसकी वर्किंग कर दूंगा, उसकी एंट्रीज कर लेंगे। या चलो देख लेते हैं, दोनों ही कर लेंगे, लेकिन क्विकली कर लेते हैं, बल्कि यही कर देता हूँ, वहाँ पे तो जगह परे तंग हो गई है। ऑन यकम जनवरी 21 SL promises to sell 130 products to CL for 13,000. The entity will deliver 70 on 31 January, 60 on 28 February. CL paid 13,000 on 5 March. On 15 February, the contract is modified to require delivery of an additional 30 CL on 10 March for rupees 80 per product. CL paid additional amount on 25 March. ये भी बाद में दिए, ठीक है। गुड्स एडिशनल 30 प्रोडक्ट आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड ऑन प्राइस। तो जो पांचवा है सवाल यही है, लेकिन वो इजी है क्योंकि उसमें डिस्टिंक्ट भी है और स्टैंड ऑन प्राइस भी है, ठीक है। अब सबसे पहले अपना काम रूटीन वाला, वर्किंग वन जी, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बोलो जी। ओरिजिनल, ये पेज नंबर है जी 430। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने यूनिट्स का हुआ था जी? 130 का, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जी डिलीवर होनी है 70 प्रोडक्ट्स 31 जनवरी को और 60 28 फरवरी को, लेकिन 15 फरवरी को मॉडिफिकेशन भी आ गई, तो लेस कर दें डिलीवर्ड किस दिन जी? 31 जनवरी पर डिलीवरी हुई जी, कितना? 70 हो गए, टू बी डिलीवर्ड कितने हैं? 60। बस अब ये लिखना छोड़ दें, वर्किंग है हमारी, टू बी डिलीवर्ड पता है आपको। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन आ गई, रिक्वायरिंग एडिशनल वगैरह वगैरह। किस दिन आई है ये मॉडिफिकेशन? 15 फरवरी को। रिक्वायरिंग एडिशनल 30, तो टोटल अब टू बी डिलीवर्ड कितने हो गए? 90। इसमें से ऑल प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड एज एग्रीड, हमारे सवाल की तरह से लिखा हुआ है जो अभी पास पेपर में करके हैं, ठीक है। इसका मतलब 28 को 60 और फिर 10 मार्च को बाकी 30 भी, ठीक है जी। जी तो 28 फरवरी को 30 और 10 मार्च को डिलीवर हो गई बाकी की एडिशनल 30 भी, ऐसे ही है। ऊपर 60 है, सॉरी, हाँ 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 मैं भी कहूँ, बच गई जी, ठीक है 0। अब वर्किंग 2 की जगह छोड़ दी मैंने, और रेट निकालना पड़ जाता है, पढ़ ही जाना है, क्योंकि अगर आपका सवाल होगा ना क्वेश्चन 5, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी वर्किंग 2 की, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर पुराना कॉन्ट्रैक्ट अलग रखते हैं, नए को अलग रखते हैं, ठीक है। तो पुराना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 100 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड होता रहेगा और नए में आप 80 रुपये ले लेंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब वर्किंग 3 में रेवेन्यू किस किस दिन रिकॉर्ड होना है? जिस दिन कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। तो कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है जी 31 जनवरी को, फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है 28 फरवरी को,
और फिर कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है 10 मार्च को। जी बच्चों, तो 70 गुड्स डिलीवर हुई हैं, 100 रुपये के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे। कितना? 7000। ठीक है जी। जी बेटा, उसके बाद 28 फरवरी को 60 हुए डिलीवर, लेकिन गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं, स्टैंडर्ड प्राइस पर नहीं है नया कॉन्ट्रैक्ट, तो कंबाइन करो, जो हो गया सो हो गया, बाकी को पकड़ लो, एवरेज रेट निकालो या एवरेज प्राइस निकालो। ठीक है जी। अब टू बी डिलीवर्ड कितने हैं? 90। टू बी डिलीवर्ड कितने हैं बेटा? 60 + 30 लिख देता हूँ। अच्छा चलें जी। 60 जो हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 100 के हिसाब से, और ये 30 जो हैं इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा 80 के हिसाब से। तो एवरेज प्राइस क्या आती है फिर जी? 93.33। देखी फिगर है ना? 60 इंटू ₹93.33 और 30 इंटू ₹93.33, 5600 और 2800। जी बच्चों, एंट्रीज कर लें। जी 31 जनवरी को असल में नो कैश नो डिलीवरी तो है, लेकिन कोई अनकंडीशनल राइट वाला चक्कर कोई नहीं है 1 जनवरी पे। बस उन्होंने प्रॉमिस किया टू सेल 130, उसके अलावा कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई। कोई लिख दे कस्टमर सेलर हैज़ राइट टू इनवॉइस, या कस्टमर इज़ रिक्वायर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट टू पे ऑन 1 जनवरी, या लिख दे अनकंडीशनल राइट पहले दिन ही आ गया, तो फिर वो बात अलग थी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो सिंपल सवाल है जी, 1 जनवरी को कुछ नहीं करना, और 31 जनवरी को आपने रेवेन्यू बुक कर लेना। पिछले सवालों में क्या फ़र्क था? पिछले सवालों में कैश पहले ही दिन आ जाता था तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बन जाती थी। इस सवाल में क्या है? रेवेन्यू बुक किया आपने वर्किंग नंबर 3 से उठाकर। कितना है जी वर्किंग 3 से रेवेन्यू पहला? 7000। ये तो अभी बिल्कुल सिंपल चल रहा था काम, पता ही कोई नहीं था मॉडिफिकेशन हुई, तो 7 पे रिकॉर्ड होना है। ठीक है, लेकिन पैसे कोई नहीं आए, तो रिसीवेबल बैलेंसिंग फिगर 7000। ठीक है जी। उसके बाद 28 फरवरी को डिलीवरी हुई दोबारा, गड़बड़ तो कोई है नहीं, और तीसरा केस भी नहीं है कि हम जिस दिन मॉडिफिकेशन हुई है उस दिन खड़े होकर पिछली वाली सेल को सही करें। 15 फरवरी पे एंट्री हुई थी, लेकिन कब हुई थी? जब हमारा केस 3 था, गुड सर्विस डिस्टिंक्ट ही नहीं थी। हमने कहा था पिछली सेल भी गलत हुई है, उसको भी सही करो। याद आ रहा है? चीज़ें याद आ रही हैं? ऐसे रिवीजन करेंगे ना, सारी चीज़ें याद आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब इस दिन रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। रेवेन्यू रिकॉर्ड करें वर्किंग नंबर 3 से उठाकर 5600। ठीक है जी। उसके बाद रिसीवेबल, ये तो हमने उसके हिसाब से बिल के हिसाब से चलाना होता है। मैं यहाँ बैलेंसिंग नहीं लिखता, बल्कि मैं ये लिखता हूँ जो मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू हमारी वर्किंग के हिसाब से चल रहा होता है, और रिसीवेबल कस्टमर को जो जाता है वो सवाल के हिसाब से चल रहा होता है। तो कस्टमर को बिल कितना जाना है जी? कितने यूनिट्स गए हैं? 70 यूनिट्स का 100 रुपये के हिसाब से। ऐसे यहाँ पर बिल इस 60 यूनिट्स का इसको कितना जाना है? कस्टमर को नहीं पता, हमने 93.33 पर रख दिया सब, उसको तो 100 का बिल जाएगा। तो ये कितना आ गया? 6000। अब जो फ़र्क नहीं है वो क्या है? वो फिर क्रेडिट करना है, तो ठीक है जी, रेवेन्यू है। अच्छा, अब जी हमने क्रेडिट करना है, तो किसको क्रेडिट कर देंगे? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को बैलेंसिंग फिगर डाल दें। कैश पे हुआ है, हमने डिस्काउंट दे दिया, उसको कैश पे कर दिया। क्या कोई रिसीवेबल पड़ा है? रिसीवेबल तो पड़ा है, उसको नेट कर दें, उससे रिसीव जो होना है उसको नेट कर दें। ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी या लायबिलिटी टू प्रोवाइड डिस्काउंट है, बस इस तरह से ही है। ठीक है, इसको क्रेडिट कर दें आप। ठीक है, और
उसके बाद फिर क्या हो रहा है जी, 10 मार्च को नहीं, 5 मार्च को क्या हो रहा है, 5 मार्च को क्या हो रहा है, 5 मार्च को कैश आया बच्चा, कैश आया है, ये देखें, CL पेड 13,000 ऑन 5 मार्च, CL पेड 13,000 ऑन 5 मार्च, कैश डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। अब उन्होंने क्या भेजा, 7,000 पहला रिसीवेबल और 6,000 जो हमने कहा था उन्होंने वो दूसरा रिसीवेबल भेजा, 13,000 रुपये उन्होंने भेज दिया। ठीक है जी, ओके डन। उसके बाद जी क्या हुआ, 10 मार्च को गुड्स डिलीवर होगी तो रेवेन्यू बुक होगा, और रेवेन्यू हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है 250, लेकिन कस्टमर के साथ कहानी चलेगी सवाल की डेटा वाली, यानी जो रेट जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो रिसीवेबल उसको जो बिल बनाकर भेजेंगे वो होगा 30 इंटू 80, कितना 2400, बाकी का 400 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल दो। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद वो हो गया ऊपर वाला 400 क्रेडिट जो हुआ था डेबिट हो गया। ठीक है, उसके बाद 25 मार्च को भेजो चीज़ें और जान छुड़ाओ, नहीं चीज़ें तो चली गई हैं, कैश आना है तो कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट 2400 और 24, उसने तो अपने बिल के हिसाब से पैसे भेज दिए आपको। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। जी पिक्चर ले लें अगर साथ साथ नोट नहीं किया तो। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए जी। जी बच्चों, या कम्युनिटी एसएल प्रॉमिस टू सेल 130 टू कस्टमर फॉर 13,100 रुपये, एंटी विल डिलीवर 70% 31 60 और 28, CL पेड इतने पैसे ऑन 5 मार्च, ऑन 15 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर एडिशनल, सारा सवाल सेम है, CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन 25 मार्च, द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर नाइदर डिस्टिंक्ट नॉर रिफ्लेक्ट। तो ये तो तीसरा केस आ गया बच्चों, ये तो तीसरा केस आ गया। अब क्या करें, चलें जी फटाफट वर्किंग ओपन कर लें आप लोग, मैं तो कॉपी पेस्ट का सहारा लूँगा, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाऊँगा। बोल होने क्या क्लोजर, सारा कुछ ही उड़ाता हूँ 400 जाविंग जाविंग। ठीक है चलेगा। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें तो सेम चलना है, तो मिटा ही नहीं रहा उसको, टेक्नोलॉजी का सहारा महंगा पड़ गया, क्या ख्याल है, टेक्नोलॉजी का सहारा महंगा पड़ गया। आप शुरू रखें, आप तो अपना काम करें, आपको क्या मसला है, आपको तकलीफ है कोई, हैं मेरा मसला है, अल्लाह कर देंगे हल इसको। लगता है ये कह रहा है अभी ब्रेक कर लें आप, पॉज करना भाई ज़रा मोबाइल छोड़ के। जी बच्चों, अब सारा कॉन्ट्रैक्ट ऊपर क्वांटिटी के हिसाब से सेम है, फ़र्क यहाँ पे आना है, फ़र्क कहाँ पे आना है जी,
ये रेवेन्यू रेट भी चेंज होना है, एवरेज रेट में तीनों को लेना है, और एक लाइन यहाँ पर ऐड होनी है जिसने आपके, हाँ जी, रिवर्स करने हैं पैसे पुराने रेवेन्यू को जो गलत रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, अब जब पहली सेल बुक हो चुकी थी तो फिर हमने कहा जी कि ऑर्डर नया आ गया है तो एवरेज रेट निकालना है। अब इस एवरेज रेट के अंदर 70 जमा 60 जमा 30, ये टोटल यही बनते हैं। 70 भी 100 वाले थे, फिर 60 भी 100 वाले थे, फिर 30 जो है वो 80 वाले थे जी। तो ₹96.25। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने रेवेन्यू को चेक करना है ज़्यादा है या कम। ठीक है जी, अगर 7000 पहले रेवेन्यू बुक हुआ था, यही 7000 वाला रेवेन्यू अगर 96 रुपये के हिसाब से होता तो 100 × 96 करो, कितना बनता है? सॉरी 70 × 96 करो, आई एम सॉरी 70 × 100 किया था ना, तो 70 × 96 करो, कितना आता है? 6, ये कैसे निकला 6738? ज़रा सब बच्चे देख लें एक बार। 70 × 96 हम ये कह रहे हैं कि अगर पुराने रेट के हिसाब से सेल ना होती बल्कि रेट नए वाले के हिसाब से सेल होती तो 7000 नहीं 6738 होती। इसका मतलब हमने ज़्यादा सेल बुक की हुई है तो कुछ सेल हमें क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स करनी पड़ेगी। तो सेल रिवर्स करनी है जी। ठीक है, ये कैसे निकला मैं दिल्ला ये कि ज़रा यहाँ पे दिखा दूँ कैसे निकाला था जी आपने ये जी। 70 × 96.25। ठीक है जी। जी कितनी सेल रिवर्स करनी पड़ेगी फिर? कितनी सेल ज़्यादा रिकॉर्ड होगी, कम करनी है? दोनों का डिफरेंस लो जी। 60 एग्जैक्ट 62 262। ठीक हो गया जी। उसके बाद बकाया रेवेन्यू उसी तरह से 28 फरवरी वाला, और फिर रेवेन्यू बुक होगा 10 मार्च वाला जी। 28 फरवरी को 60 गए हैं 96.25, उसके बाद फिर 30 गए हैं 96.25 जी। 5775 2887 एंट्रीज। जी पहली एंट्री में कोई फ़र्क, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, दूसरी एंट्री रेवेन्यू चेंज हो गया, रेवेन्यू चेंज हो गया। रेवेन्यू कितना है जी? ये तो 28 फरवरी को है, एक एंट्री बीच में पड़ जाएगी। हाँ याद आया, हमने ये कहा था ना कि हम पिछले कॉन्ट्रैक्ट को देखा करते हैं। ठीक है, तो ज़रा पीछे मुड़ कर देखें, पीछे तो देखो। तो पीछे जब आप देखेंगे, असगर भाई आए हैं ना, तो मैंने कहा ज़रा छेड़ लूँ असगर भाई को जी। व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, यस आई गॉट इट। अच्छा जी, जी बच्चों, अब 31 जनवरी वाली एंट्री तो गई हो, अब 15 मार्च को हुई है मॉडिफिकेशन। ठीक है जी, और 15 फरवरी को हुई है मॉडिफिकेशन, जिसमें हमने ये डिसाइड कर लिया, ये देखा कि हमारी सेल पिछली वाली 262 रुपये से ज़्यादा बुक हो गई थी। तो सही करने के लिए इसको क्या कर दें, तो रेवेन्यू डेबिट कर दें, वर्किंग 2 या 3 है, 3 में ही आया है जी, 262 से, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें। ठीक है जी, ये एक एडिशनल एंट्री आ गई, ये हमने पिछली सेल को सही कर दिया। ठीक, ओके नेक्स्ट।
28 फरवरी को अब जो सेल की है उसका रेवेन्यू बनता है 5775 रिकॉर्ड कर लिया हमने, ठीक है जी। पैसे तो वही 6000 ही आने हैं, बैलेंसिंग फिगर चेंज होकर 225 बन गई। 5 मार्च को उसने कैश 13000 ही देना है और रिसीवेबल भी 13000 पे स्टैंड कर रहा था, वो क्रेडिट हो जाएगा। समझ आती है बात। उसके बाद 10 वाला रेवेन्यू चेंज होकर 2887 हो जाएगा। बिल तो उसको हमने 24 सही भेजना है। ये तो हमारे अंदर ही कहानी चल रही है, डिस्टिंक्ट है नहीं है, ये है वो है, एवरेज है। बताओ जी बैलेंसिंग फिगर जी 487 और 2400 कैश आ गया। ये जी क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। एक और सवाल अगर कर लेना तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। एक और सवाल, क्वेश्चन है 1 जनवरी पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्लस ये जो आप लोगों ने मुझे कल आने का कह दिया है ना 1-1.5 घंटा, मैं बहुत सुकून में आ गया हूँ। दुआएं दूंगा आप लोगों को, मैं तसल्ली से चीज़ें ख़त्म कर लूँगा। मैं मेंटली रिलैक्स रहूँगा कि मैंने जो करना था वो कर दिया हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। हालांकि मैं फंस रहा हूँ ज़्यादा, एक दिन आपको आगे बुलाना है तो आपके लिए वो तैयारी और करनी है। FAR 1 का उतना टाइम आपकी तरफ जाना है, FAR 1 को जितना टाइम आपकी तरफ से जाना है, CMA का उतना टाइम वहाँ से निकल जाना है। ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं मेरे लिए। तो एंड तक मेरी तो चेन ही चलती है ना, वो चेन रिएक्शन होता है एंड। लेकिन कर लें हैं थोड़ी सी हिम्मत, क्योंकि वो 9:30 हो गए, मुझे नज़र आ रहा है कि इतनी टाइम में तो आराम से ये काम कर लें। तो ज़्यादा नहीं, बस छोटी मोटी चीज़ें। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं बुलाऊँगा, ये आपसे डिसाइड कर लेता हूँ। थोड़ा अर्ली बुला लूँगा उनको, और बीच में आपको देखूंगा ना कितना टाइम का काम है आपका, ठीक है, 1-1.5 के लिए बुलाना। बीच में आपको सैंडविच कर दूंगा, उनको ब्रेक दे दूंगा, फिर उनको वापस बुला लूँगा, कुछ ऐसा कर लूँगा। मैं आप लोगों, अगर आप लोग मेरे से इतना ताउन कर रहे हैं तो मैं भी इंशाल्लाह तैयार हूँ आपके साथ हर किस्म के ताउन के लिए। हैं अनकंडीशनल राइट फुल का आ जाएगा, ठीक है जी। यकम जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फुल अनकंडीशनल राइट इसी दिन स्टैब्लिश हो जाएगा। 15 यूनिट्स का हमने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है और 60 रुपये के हिसाब से हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है जी। 3 जनवरी को 3 गुड्स डिलीवर हो गए, डिलीवर्ड 3 यूनिट्स, और 6 जनवरी को डिलीवर्ड 5 यूनिट्स, और 7 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड। अब न्यू क्या है जी, 13 यूनिट्स मज़ीद डिलीवर करें एट द रेट ऑफ 55। डिस्टिंक्ट तो है बट डू नॉट, बट नॉट स्टैंड अलोन प्राइस। नहीं, यही तो मसला है, उसमें तो रिसीवल आ जाता है अगर खामोश हो तो। 9 जनवरी को, बस ये आखिरी सवाल है, मुझे लगी समझ अब ताड़ी बात से। 7 और 13 20 यूनिट्स डिलीवर हो गए, और 10 जनवरी को जाकर कैश रिसीव हो गया। चलो जी, ये क्वेश्चन है जी आपका। अब वर्किंग करें, पहले क्वेश्चन साथ साथ देख लें, नोट करना तो मर्जी है। वर्किंग ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कितने यूनिट्स का था जी?
डिलीवर्ड 3 जनवरी को 3 हो गए, फिर डिलीवर्ड 6 जनवरी को 5 हो गए, रिमेनिंग कितने थे टू बी डिलीवर्ड 7। मॉडिफिकेशन हो गई ऑन 7 जनवरी को, तो न्यू कितने यूनिट्स आ गए इसमें 13, टोटल कितने हो गए 20। अलग अलग रख दें या इकट्ठा ही कर दें। डिलीवर्ड 9 जनवरी, डिलीवर्ड 9 जनवरी, चलो ठीक है, ऐसे 9 जनवरी को अलग अलग ही रखो, तरतीब वही रहे ना, नई चीज़ ना कोई आ जाए बीच में जी। 7 भी गए 13 भी गए और जनाब सिफर हो गया काम। नेक्स्ट अगला काम क्या होता है जी, वर्किंग 2 चल जाएगी, रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की, रेवेन्यू की बुकिंग करें, तो रेवेन्यू हाँ तो कर लेंगे, मैं तो वो कह रहा हूँ ऊपर क्या जगह छोड़नी, नीचे ही कर लेंगे। जब रेवेन्यू किस किस दिन बुक होना है, 5 जनवरी को, 6 जनवरी को, 3 जनवरी होगा फिर जी, और 6 जनवरी, ऊपर 3 था ना, उसके बाद 9 जनवरी और फिर 9 जनवरी, ये 4 डिलीवरीज हैं, ऐसे ही है जी। पहले वाला 3 यूनिट्स गए 60 रुपये के हिसाब से, सवाल आजा सवाल सामने, पहले वाले बेटा 60 वाले, इसकी पिक्चर तो लो ना पहले, बताना भी तो होता है, फिर इकट्ठी पिक्चर बाद में दिलवा देता हूँ, लेकिन एक बार सवाल तो सामने हो, आप लोग बताते तो रहें कम से कम जी। जी बच्चों कितना आता है 8 180, 60 दिया 180 जी। उसके बाद 6 जनवरी को 5 यूनिट्स गए, इधर भी 60 वाला मामला ही था 300। उसके बाद 7 यूनिट्स का रेट बदल गया, 13 का भी रेट बदल गया, वो रेट क्या होगा, वो रेट हम यहाँ एवरेज निकाल रहे हैं, जो हुआ सो हुआ, डिस्टिंक्ट तो हैं लेकिन स्टैंडर्ड प्राइस नहीं है ना, तो जो हुआ सो हुआ। बच गए हैं 7 और 13, 7 हैं 60 वाले और 13 हैं 55 वाले, रेट बताओ 56.75, ठीक है जी 56.75, 56.75 जी, 397 738 लें जी। जी बेटा जी बेटा, अगर गुड्स डिलीवर हो गई हैं और पैसे नहीं आए हैं और कंडीशन नहीं है तो रिसीवेबल है, और अगर कंडीशन है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है। ये तो नॉर्मल केस है। अब नॉर्मल केस क्या है, गुड्स भी नहीं आई हैं स्टिल अनकंडीशनल राइट कह दे तो तब कॉन्ट्रैक्ट एसेट आ जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट हाँ उसके साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होगी, ठीक है। करना एक सिटिंग में बैठ के इन सवालों को, सही हो जाएगा इंशाल्लाह जी। बच्चों 1 जनवरी को अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो गया ना, बोलो। तो 1 जनवरी को पहली एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ये तो बहुत गलत एंट्री बोली आपने। अच्छा रिसीवेबल डेबिट कैश क्रेडिट, तो रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट नहीं, गुड्स भी डिलीवर नहीं हुई हैं, फिर क्या करें। हाँ तो ये वो केस है जिसकी बात आप नहीं कर रहे थे। अनकंडीशनल राइट आ गया है तो नो कैश नो डिलीवरी, यही तो बोलता था मैं, नो कैश नो डिलीवरी, लेकिन अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया, रिकॉर्ड करो रेवेन्यू। हाँ जी करो 180 नहीं, ये रिसीवेबल अनकंडीशनल इस पहले का 15 × 60 कितना बनता है 900 रुपये का अनकंडीशनल राइट एस्टैब्लिश हो गया। 900 का 60 × 15 जी। उसके बाद नेक्स्ट 3 जनवरी को कुछ भी नहीं हुआ, 3 को क्या हुआ है
डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो 3 जनवरी को जी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें। पहले आसान नंबर ले लिया करें, कैलकुलेशन हुई पड़ी है 180 का, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर लें। रिसीव तो अभी नहीं ना हुआ, और बोलो रिसीव कब होना है जाके, वो एंड पे रखा हुआ है मैंने कैश। उसके बाद नेक्स्ट क्या है जी, 6 जनवरी को, तो मल्टीपल भी तो हो सकता है, यही ना समझा, एक ही आ ही जाएगा। रेवेन्यू जी, रेवेन्यू कितना 300 पूरा, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 300। ये बैलेंसिंग निकले, जो फिगर बैलेंसिंग निकालता जा रहा हूँ मैं यूँ लिखूँगा, ठीक है। पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बैलेंसिंग निकाली, चलो खैर उसको, ये पहले रेवेन्यू लिखता हूँ फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बैलेंसिंग, ठीक है जी। उसके बाद 6 जनवरी के बाद क्या हुआ 9 जनवरी आया। मॉडिफिकेशन की एंट्री नहीं ना है यहाँ पे, और कोई गलती वलती भी नहीं है, वो भी एंट्री में फंसाते हैं, ठीक है। तो सिंपल चल रहा है, तो 9 जनवरी को डायरेक्ट ही जंप लगाओ, और उस दिन बस रेवेन्यू नए वाला बुक करना है, ठीक है। तो रेवेन्यू क्रेडिट करो। अब यहाँ फ़र्क थोड़ा सा इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि रेवेन्यू हमारे अंदर खाते का नहीं है, ऐसे ही है ना। वर्किंग 1 2 कर लें, इसको 2 कह लें, वर्किंग 1 ये थी ना मेरी, ठीक है, और ये वर्किंग नंबर, ठीक है। अच्छा, तो रेवेन्यू 397 पर, लेकिन उस भाई साहब को बिल कितने का भेजना है आपने, बिल कितने का भेजना है, कितने यूनिट्स भेजे हैं, 13 नहीं है 7 हैं, ये पहले 7, एक ही बात है वैसे तो, 7 इंटू कितना बिल पहले वालों का है, कितना बिल भेजें इसको कितना बिल भेजना है जी, जितने का बिल उसके साथ तय हुआ है चीज़ का रेट, ठीक है। तो बताओ जी 420 आ गया। अब ये 420 आ गया है, रेवेन्यू पड़ा हुआ है 397 का, तो बाकी क्या करें। अच्छा, इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, मैंने वहाँ पे अलग किया, इसको इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। सब कुछ तो सेम है, डेट भी सेम, 13 जमा 7 20 कर दें, और जी हाँ वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे ये कह रहा हूँ कि रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं, क्या ख्याल है, तो फिर रिसीवल को भी सही कर लेता हूँ मैं, ठीक है जी। रेवेन्यू इकट्ठा कर दें जी, 397 जमा 397 जमा 738, कितना बना टोटल 1135। अब रिसीवेबल जो ये नया बिल है ना उसका करना है सिर्फ, ठीक है। रिसीवेबल कितना है, कितने हैं 13, 55 रुपये के हिसाब से उसको बिल बना के भेज दिया आपने, ये करना था असल में। वो दूसरे वाला, वो तो पहले वाला ऑलरेडी रिसीवेबल बुकड है, उसका हिस्सा निकला था जी 715, बाकी 400 थे, कितना बन रहा है, ਤੁਹਾਡਾ अपना नंबर 420। अब इसको कहाँ डेबिट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट देखें ना, कैश तो कोई नहीं आ गया कुछ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की तरफ, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट की थी, ठीक है, कुछ डेबिट हुई, फिर कुछ हुई, अब फिर कुछ कर लें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दें जी, बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद कैश आ गया 10 जनवरी को जी, बोलें कैश डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। अब इसने कितना कैश देना है जी, अब 15 यूनिट्स का 60 रुपये के हिसाब से, और ये वाला भी तो आ जाना है 13 का 55 के हिसाब से जी, कितना टोटल, ठीक है जी, चेक कर लें, ज़ीरो हो ही गया होगा, उम्मीद है। लें जी, मेरे ख्याल में अब बस कर देते हैं इसकी, ये कॉन्सेप्ट, उम्मीद है। ये जो आपने मुझे कल का टाइम दिया है ना, थोड़ा सा इस वजह से ये थोड़ा सा मैं रिलैक्स होकर ये इस हद तक आ गया हूँ, मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया ज़रा है, थोड़ा मैं रिलैक्स हो गया। और कोई पता नहीं एंड तक जाते थे मैं कहूँ हो गया यार, बस जो सोचा था वो तो हो गया, लेकिन फ़िलहाल तो ज़रा चलने दें, अनपॉसिबल होता है। वो काम है भाई, वो काम कल पे जा रहा है, मैंने उनको कहा था कुछ काम आज हो, फिर कल पे रख लेते हैं, ठीक है। पॉज करें ज़रा जी बच्चों। अब IFRS 15 की अगर बात करें तो IFRS 15 के हिसाब से
मोटाइजेशन कॉस्ट वाली मैंने वो 4-5 एग्जांपल्स करवाई हैं ना, पास पेपर 13 ये भी हो गया। फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट एक याद रखना, क्योंकि ये इधर पड़ा है, मिस ना हो जाए। ऑफ सेटिंग का मैंने कंसोलिडेशन में लिख के ले आया हूँ मैं, और ये IFRS 15 में लिख के ले आया। फाइनल अकाउंट्स का एक पॉइंट रहता था, 1-2 पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती, वो ज़रा लिख लो ऑफ सेटिंग, ताकि मुझे अगला ये अभी ये MCQ करवा रहा हूँ, ये MCQ करवा के इसको क्लोज़ करता हूँ, फिर अगला पार्ट शुरू करेंगे ब्रेक थोड़ी सी करके, ठीक है ना। उसमें फिर हम शुरू कर देंगे कंसोलिडेशन की बातें, फाइनल अकाउंट्स की बातें, IFRS 16 की बातें, जो रही सही बातें हैं वो शुरू कर देंगे ना ऑफिशियली, ताकि आपको पता लगे कि क्लास आखिरी शुरू हो गई है। अब देखो वो कहाँ पे जाके क्लास का नंबर भी चेंज कर देंगे, ठीक है ना, IFRS पर। वो फिर ये है कि अगर वो पूरी नहीं हो पाती तो फिर देख लेंगे, ठीक है। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं, ब्रेक के बाद वाला मामला करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी सी हिम्मत करके MCQs कर दो, 15 मिनट लगने हैं इंशाल्लाह, ज़्यादा देर नहीं लगनी, ठीक है। क्या ओ माय गॉड, तो क्या करें फिर? 15 मिनट गुजारा नहीं होना, हो जाएगा, बेहोश तो नहीं ना होना, बस फिर ठीक है, कोई नहीं, बेहोशी से बचत हो जाए बस। अच्छा लिख लो भाई, ऑफ सेटिंग, पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, आ जाए जी MCQs की तरफ। एक बार फिर देखना ले, इसमें कुछ रह तो नहीं गया। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई, क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कुछ रह गया? एक बार ज़रा मुझे गुजरने दें यहाँ से पूरी तरह से। यहाँ पे कहीं पे मैं रुक के कहा था कि ये सवाल करने हैं ना, वो ट्रांजैक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन हो गया, सही है, ये अभी पढ़ा के गुजरा हूँ यहाँ से तो सवेरे। नॉन कैश कंसीडरेशन की हुई हैं सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। स्टैंडर्ड प्राइस मेथड्स किए हुए हैं, ये भी करवा दिया। कंसाइनमेंट सेल, PO सेटिस्फाइड ओवर टाइम, 5-6 मेथड्स ऑफ रेवेन्यू रिकग्निशन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ये सारा गुजार के गया हूँ मैं यहाँ से, फिर मुझे क्या हो गया, मैं वापस आ गया। प्रेजेंटेशन बताया था आपको। प्रेजेंटेशन क्या है जी? कॉन्ट्रैक्ट सिंपल आपका जो रिसीवेबल अनकंडीशनल राइट है, और अगर कंडीशनल राइट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, ठीक है। और जो एडवांस वगैरह जिसको आप क्या करते हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो भी लायबिलिटी स्टैंड होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कह देते हैं, ठीक है ना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आपने देख लेनी है, ज़रा क्विकली कर लेनी है, ठीक है। मज़े की एग्जांपल्स हैं, ये आपने करनी है प्लीज़। जिन्होंने पढ़ा था उन्होंने ये एग्जांपल्स तो करने की ज़हमत नहीं की होगी, हो गई थी, लेकिन फिर भी बाकी जिन्होंने नहीं किया, ये ऐसे ही 2 से 3 मिनट लगने हैं, लेकिन इन एग्जांपल्स को कर लेंगे, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन आपको थोड़ा और ज़रा तसल्ली हो जाएगी उसमें, ठीक है। रिसीवेबल, कॉन्ट्रैक्ट एसेट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ये लाइन पढ़ना रहती थी। A contract might require payment in advance to allow supplier a right to an amount of consideration that is unconditional before it transfer a good service to customer. In these cases, supplier represent contract as a contract liability when the payment is made or payment is due. The contract liability is the supplier's obligation to transfer. ये वही एडवांस फ्रॉम कस्टमर ही है जी, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। इसको भी आपने काइंडली देख लेना है, ताकि कोई मसला हो तो ब्रेक के बाद ही मुझसे पूछ लेना। कैंसिलेबल, नॉन कैंसिलेबल आपको करवाया था मैंने। उसके बाद ये डिस्काउंट वाउचर है, ये सेटलमेंट डिस्काउंट, ये तो हमने कर लिया था सेलर पर्सपेक्टिव और बायर पर्सपेक्टिव के साथ किए थे ये सवाल। अदर एस्पेक्ट्स नहीं आ रहे। हाँ, ले अवे सेल्स, एजेंसी, सेल विद राइट टू रिटर्न, समरी ऑफ सेल रिटर्न, समरी तो आपने खुद पढ़नी है ना, समरी तो आपने खुद पढ़नी है। ये एग्जाम्पल को भी देखना है, समरी पढ़ के समरी देखनी है आपने। बिल एंड होल्ड, ये एग्जाम्पल 3 की थी, जो रह गई थी वो आपने करके देख लेनी थी, कोई मसला तो नहीं है। रिफंड लायबिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती है, जब आपने, हमने इसको अलग रखा ही नहीं वैसे ही, ठीक है। An entity shall record a refund liability if entity receives consideration from a customer and expects to refund some or all of consideration to customer. Refund liability is measured at the amount of consideration received for which entity does not expect to be entitled.
हमने वही जो डिस्काउंट देना पड़ रहा है फ्यूचर में, हम उसको कहते थे जी आज इसको लाइबिलिटी बना लो। रिफंड लाइबिलिटी नाम की नहीं बनाते थे हम, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी बनाकर ज़िंदगी आसानी के साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो रिफंड लाइबिलिटी क्या होती है, जो आपको डिस्काउंट या रिफंड देना पड़ सकता है। डिस्काउंट वाउचर्स किए थे हमने, कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम किया था, ये वहाँ से करके आए थे सवाल, और यहाँ पे मैंने आपको होमवर्क में ये सवाल दिया था, ठीक है। और पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड, ठीक है, ये पॉइंट्स कंसिडर कर लेना आप लोग, और कहानी ख़त्म हुई, ठीक है जी। अब आ जाएं जी MCQs। कुछ एक MCQs करने हैं, सारे तो नहीं करने, जो करने वाले हैं कर लेते हैं, बस ऐसे ही देखते हैं ना, जब तक सांस है तब तक चांस है। अच्छा जी, पेज नंबर 548 पे आ जाए। 2 और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स विद द सेम कस्टमर, पढ़ें। ये MCQs आपको आते हैं या नहीं आते हैं? Two or more contracts with the same customer can be combined as a single contract if it meets certain criteria. 2 or more contracts with the same customer can be combined as a single contract, combination of contracts. If which of the following is not the criteria as prescribed in IFRS 15? The contracts are negotiated as a package with single commercial object, ये तो है. Amount of consent to be paid in one contract depends upon price of the other, ये भी है. Goods are regularly sold separately and customers generally can benefit from, हैं, ये तो कोई और चीज़ ही थी, ये है जी. गुड्स आर प्रॉमिस आर आ सिंगल, ये तो तीनों ही थे, ठीक है ना, ये थे और ये नहीं था. उसने पूछा था कि कौन सा नहीं है जी. On Yakam January 22, a company entered into a non-cancelable contract with its client to implement a software by 30 June 2022. As per contract, client was required to pay 10% advance on 31 January X2. The client paid the advance on 15 February. How will company record transaction on 31 January 2022? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है जी, एक जुमला लिखा हुआ है, मैंने थोड़ी तैयारी करवाई थी. एज पर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट वॉज रिक्वायर्ड टू पे 10% एडवांस. तो इसका मतलब ये हुआ कि रिक्वायर्ड टू पे था किस दिन 31 जनवरी को रिक्वायर्ड टू पे था ना. तो 31 जनवरी को एक अनकंडीशनल राइट टू रिसीव एस्टैब्लिश हो गया था, ऐसे ही है. तो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे डेबिट करके, और रेवेन्यू तो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से, क्योंकि नॉन कैंसिलेबल है बेटा, ठीक है, लेकिन ये 1 जनवरी को इन्होंने काम शुरू किया है और 30 जून 22 पे जाके जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाना है ना सॉफ्टवेयर. तो 31 जनवरी पर, सही कह रहे हैं आप लोग, ये तो इसी साल के अंदर नहीं. अकाउंट्स 31 जनवरी 22, 1 जनवरी 22 पर, और 31 जनवरी है ना, मैं परेशान बैठा हूँ, मैं से 31 दिसंबर 22 समझ आओ, मैं परेशान बैठा हूँ, ठीक है. मैं समझ रहा हूँ कि साल के आखिरी दिन पहुँच गया बच्चों, 31 जनवरी पे वो खड़ा हुआ. आप भी यही परेशानी है, आपको भी लेके बैठी हुई. 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और 31 जनवरी अभी मंथ एंड हुआ है. कॉन्ट्रैक्ट जाके पूरा होना 30 जून 22 पर. मतलब उन्होंने सॉफ्टवेयर को जब पूरा करना है वो तो बात की बात है, फिर वो बात की बात है रेवेन्यू कब कब कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है, वो ओवर टाइम है इन टाइम है. फिलहाल तो वो ये कह रहा है 31 जनवरी के ऊपर करना है कंपनी ट्रांजैक्शन को. 31 जनवरी पे क्या करे, 1 जनवरी पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है
उसमें लिखा था कि 31 जनवरी को क्लाइंट ने 10% एडवांस देना है। तो 31 जनवरी पे क्या करें, क्योंकि उसने यह लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट एज पर कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट वॉज रिक्वायर्ड टू पे, तो इस दिन ये नॉन कैंसिलेबल ये अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट तो डेबिट होना ही होना है 31 जनवरी पे। अगली बात, क्या हमने सॉफ्टवेयर बना के दे दिया? नहीं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जैसे वो हमारे थर्सडे एंटरप्राइजेज वाले सवाल के अंदर आया था, ठीक है, होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट, सॉरी एज वॉज रिक्वायर्ड टू पे। ये क्या है, ये क्या है, ये तो अनकंडीशनल राइट है, कंडीशनल राइट तो नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, सॉरी, ऑप्शन है सही वैसे था, ये दूसरा ऑप्शन था। अच्छा ये ना, ये अगर होता तो फिर सही परेशान होते आप लोग, ठीक है। रिसीवेबल डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइव अनकंडीशनल राइट, वो मैं वही तो कही जा रहा हूँ, ठीक है। कस्टमर वॉज रिक्वायर्ड टू पे, कस्टमर वॉज रिक्वायर्ड टू पे, तो ये अनकंडीशनल राइट होता था ना। अनकंडीशनल राइट में मुझे भी लग रहा है ब्रेक करनी चाहिए, ठीक है बेटा। 1 जनवरी पे होता है, फिर भी वो अनकंडीशनल राइट है ना, ठीक है। अच्छा जी, आपको ब्रेक देता हूँ, बस ये 2-4 MCQ से करके ब्रेक करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हिम्मत कर लो, मुझे पता है सुबह 7:30 से आप लोग पढ़ रहे हो। तो ए है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, ये सही है। बी तो नहीं है, फिर आगे क्या जाना, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है था, लेकिन अच्छा इधर रेवेन्यू था, यहाँ से आपने बच जाना था। रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, ये बच्चों ने किया होना है दबा के, ठीक है। हालांकि ये भी ऐसी और नो एंट्री नहीं जी। नेक्स्ट 35, एन एंटिटी रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू ओवर टाइम इफ entity's performance does not create an asset with an alternative use। ये पूरी बात नहीं है, सही तो लग रही है। आगे देखो, entity's performance creates an asset whose control will be transferred at the end of, ये तो गलत बात है। Customer simultaneously receives and consumes the benefit provided by the entity's performance, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। entity has enforceable right for payment, ये अच्छा, अब ये और ये दो आधी बातें हैं, इकट्ठी होकर एक बनती है, तो ऐसे नहीं हो सकता। उसने कहा एन एंटी रिकॉर्डेड रेवेन्यू ओवर टाइम इफ, तो एक पॉइंट इसमें पूरे का पूरा है, और वो कौन सा है, सी, ठीक है जी। ओके, तो खुद से नहीं आपने ये करते रहना, ये दोनों अधूरी बातें। ओके डन। नेक्स्ट 30th, which of the following is true regarding discount offered on a bundle of product or services? The discount should be applied across each performance obligation in the contract। याद करो, बर्गर, फ्राइज, बॉटल, याद है, ट्रांजैक्शन प्राइस आती थी यहाँ पे जी 450, यहाँ से 550 बनता था, तो फिर हम इसकी बेस के ऊपर ये डिस्काउंट जो होता था ये सबको एलोकेट करते थे। डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड अक्रॉस ईच परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये तो सही लग रहा है मुझे। डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड विद इन कॉस्ट ऑफ सेल, चवला ना मारो पान जी। डिस्काउंट शुड बी अप्लाइड टू लार्जेस्ट, डिस्काउंट शुड बी रिकॉर्डेड एज एन एडमिन। ऐसे ऑप्शंस हैं कि दूर से सही वाला ऑप्शन पता लग गया आपको, अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो। 29, स्टेप 5 अलाउज, इसको छोड़ो, एक में फजूल से ही ऐसे 26 पे आओ। स्टेप 2 कोई एक इसमें कर लेना ताकि आइडिया हो जाए, बस एक जैसे ही है फिर। स्टेप 2 रिक्वायर्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ऑफन रेफर टू एज अनबंडलिंग एंड इज डन एट बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनबंडलिंग का मतलब क्या है, आपको एक पैकेज दिया था उन्होंने, ये डील है, डील, कल भी स्टूडेंट ने कहा था यहाँ से किसी ने, डील के अंदर, डील के ऊपर लिखा होता है ना, डील है, आप वही तो अनबंडल कर रहे होते थे। यार कॉन्ट्रैक्ट तो एक है, इस डील का एक कॉन्ट्रैक्ट है मैकडोनल्ड का, और आपका एक डील का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन डीप डाउन जाकर देखें तो उस एक डील के अंदर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, बर्गर, फ्राइज, बॉटल, ठीक है ना। तो इसलिए अनबंडलिंग करते थे आप, जो कि स्टार्ट में ही कर लेते थे आप, और स्टार्ट में ट्रांजेक्शन प्राइस को एलोकेट करते थे और फिर आगे जाके रेवेन्यू रिकग्निशन। व्हाट इज द की फैक्टर इन आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? द पासिंग ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड टू कस्टमर, ये तो कंट्रोल के ट्रांसफर होने की है। वो क्या कह रहा है, सेपरेट पीओ के लिए डिस्टिंक्ट वाला, द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यस ये सही लग रहा है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेमेंट टर्म्स, ये तो पहला स्टेप कहीं ले आया। एनफोर्सेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उससे भी ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में चला गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन देगा
कि आपको दूर से नजर आएगा ये रहा सही। एक 19वां लिख के लाया था मैं, इसको देखें जी। सिल्वर लिमिटेड सेल्स आ मशीन एंड 1 years लिमिटेड फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 1 लाख। It usually sells the machine for 95,000 but does not sell technical support for this machine as a standalone product. मशीन भी है और सपोर्ट सर्विस भी है, ठीक है जी। स्टैंड अलोन प्राइस और एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस। वो कहता है सिल्वर सेल्स मशीन एंड 1 year फ्री टेक्निकल सपोर्ट फॉर 100। ये बोलो इट यूजली सेल्स मशीन फॉर 95 बट डज नॉट सेल टेक्निकल सपोर्ट। अदर सपोर्ट सर्विस ऑफर्ड बाय सिल्वर अट्रैक्ट अ मार्कअप ऑफ 50%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट टेक्निकल सपोर्ट विल कॉस्ट, तो जी कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट वो कह रहा है जी 50% क्या करते हैं वो मार्कअप, तो ये 100 × 1 कितना बनता है, लेकिन पता नहीं उसने मांगा क्या हुआ है। हाउ मच ट्रांसफर शुड बी एलोकेटेड टू, ओके तो निकाल लोगे आप। मैंने कहा इस तरह का भी एक एमसीक्यू देख लेना। अब ये सारे इसी तरह के हैं मिलते जुलते, हाँ जी, लेकिन जो करवा रहा हूँ काफ़ी है बस वही, ठीक है ना। 14 पे आए, 14 लिख के लाया था मैं, 14 पे आए। ऑन 1 जनवरी 19 an entity enters into a non-cancelable contract to transfer a product to a customer on 31 March. The contract requires customer to pay consideration of, ये क्या, तो इसे लग रहा है अभी पढ़ के आए, 1000 in advance on 31 जनवरी। इधर अनकंडीशनल राइट एस्टेब्लिश हो रहा है, ऐसे ही है। बट द कस्टमर पेज द कंसिडरेशन ऑन 1 मार्च। ये तो कहीं देखा हुआ सवाल है, लगता है ये वही सवाल है जो हमारा पढ़ा हुआ था उधर, जिसमें हमने कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल सीखा था पहली बार, याद है? वो जब टेबल पढ़ के आए थे, कल या परसों की बात है, टेबल पढ़ के वो एंड वाला टेबल देखकर वहाँ से आए थे, पेज नंबर वो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने करवाए थे, मुझे लग रहा है वही सवाल है। व्हाट जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड, चलें जी, ऑन 31 जनवरी। अब 31 जनवरी को ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कर रहा है उसको, कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर कस्टमर टू पे, तो फिर 31 जनवरी पर आपको एंट्री करनी पड़ेगी रिसीवेबल डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, ठीक है, ओके। ये किस दिन की एंट्री है जी? 31 जनवरी की। उसके बाद ये हो गया पहला काम। दूसरा काम ऐसे ही करते थे हम, दूसरा काम कैश ने आना है, ठीक है। कैश कब आएगा? 31 मार्च। चलो कैश आ गया। दूसरा काम उसने क्या पूछा वैसे, हो गया ना उसका सवाल, तो हो गया जवाब, ठीक है। बहरहाल कैश आया 1 मार्च को और फिर गुड्स ट्रांसफ़र होगी 31 मार्च पे, लेकिन हमसे उसने क्या पूछा है 31 जनवरी पे क्या होना चाहिए। देख लो, ऑप्शन है सी, ऑप्शन है, सही है ये। कर ही देता हूँ, मुझे लग रहा था कि कर दूँ जी। उसके बाद ये कितने जी, कितने 1000। अब जनाब आ गया कैश, आ गया किस दिन जी? 1 मार्च को। तो 1 मार्च को जब कैश आएगा तो कैश डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, इस तरह के सवाल करवाए थे आपको काफ़ी सारे, इसलिए तो प्रैक्टिस करवाई गई। ये चीज़ें ही ऐसी हैं फजूल में, ऐसी परेशान करती हैं फिर। और 31 मार्च को गुड्स चली गई तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट, ठीक है जी। लेकिन हमसे तो उसने ये पूछा था। 13 खुद करिएगा, 12 देखें। डिटर्मिनिंग द अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन फर्स्ट ईयर ऑफ अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्टेप determining the amount to be recorded in the first year of a long term contract is, ये कौन से स्टेप में था? 5 स्टेप मॉडल अप्रोच में। डिटर्मिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस नहीं, रिकॉर्डिंग रेवेन्यू व्हेन परफॉर्मेंस सेटिस्फाइड ये लग रहा है। फिर देखो ऊपर, डिटर्मिन करना अमाउंट को टू बी रिकॉर्डेड इन फर्स्ट ईयर। रिकॉर्डिंग करते थे हम
फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, ये जब ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई होती थी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जाता था, ठीक है ना। तो रिकॉर्डिंग के वक्त अमाउंट डिटरमिन करना। अब ये ना कहना कोई बच्चा ये स्टेप से कंफ्यूज करेगा कि ये तो डिटरमिनिंग ट्रांजैक्शन प्राइस है, ना जी ना, डिटरमिन तो यहाँ पे हो गई थी ट्रांजैक्शन प्राइस, जैसे इधर देखे किधर गया, ये तस्वीर अभी बनाई थी, ये डिटरमिन तो ये होगी ट्रांजैक्शन प्राइस। लेकिन अगर ये सर्विस है तो इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त क्या करते थे भाई, इधर देखना, इसकी रिकॉर्डिंग के वक्त क्या करते थे, इसको मंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। तो डिटर्मिनेशन के वक्त तो फुल अमाउंट है, रिकॉर्डिंग के वक्त क्या करना है हमने, रिकॉर्डिंग के वक्त तो फ्रैक्शन लगाना था, ये स्टेप 5 के अंदर होता था, ठीक है जी। बोले कौन सा था, 12 जी। तो ये तो नहीं, ये है लग रहा। आइडेंटिफाइंग सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं, एलोकेटिंग, यहां से बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। एलोकेटिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस टू परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ये नहीं है, वो कह रहा है डिटरमिन करना वो अमाउंट जो कि रिकॉर्ड होनी है एट फर्स्ट ईयर एंड। तो रिकॉर्डिंग की तो एलोकेशन होने के बाद, रिकॉर्डिंग के वक्त तुम देखते थे अगर पॉइंट इन टाइम वाला है तो वो सारा रिकॉर्ड होता था, और ओवर टाइम वाला बटे लगाकर, या इवन जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर टाइम सेटिस्फाई हो रही है वो भी हम वो फ्रैक्शन लगाते थे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालते थे। तो वो डिटरमिन करना फिगर रिकॉर्डिंग के वक्त, वो स्टेप 5 का काम है, ठीक है, सही है बी। जी नंबर 5 मैंने लिखा हुआ है एक, कैट लिमिटेड सोल्ड एंड इंस्टॉल्ड एन आइटम ऑफ मशीनरी फॉर 8 लाख ऑन यकम नवंबर, इंक्लूडेड विद इन द प्राइस इज अ 2-year सर्विसिंग कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 240, वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड प्राइस ही लेंगे, एंड अ फी ऑफ इंस्टॉलेशन। अच्छा जी, हाउ मच शुड बी रिकॉर्डेड इन सीएल्स रेवेन्यू इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2000। हाँ जी बच्चों, मशीन, उसके बाद सर्विस है और इंस्टॉलेशन है, ऐसा ही है। स्टैंड अलोन प्राइस, मशीन sold and installed an item of machine on यकम नवंबर, included within the price was 2 year। तो इस 8 लाख, ये तो ट्रांजैक्शन प्राइस है बेटा, इसकी तो एलोकेशन करनी पड़ेगी, एलोकेटेड ट्रांजैक्शन प्राइस 800, ठीक है जी, 8 लाख ही कर दो नीचे, एमसीक्यू है ना, एमसीक्यू में ये बड़ा मसला होता है, राउंडिंग कर दो आप, फिर मैं बैठे हो मुँह उठा के जी। अच्छा, अब वो कहता है कि विच हैज़ अ वैल्यू ऑफ 240, 240 किसकी वैल्यू है जी, सर्विसेज की, ऐसा ही है, और इंस्टॉलेशन की। अब इसकी मशीन की तो वैल्यू गिवन नहीं है, अब क्या करें, मजबूरी के दर्जे में 8 लाख इधर लाए, ये गिवन नहीं थी, रेजिडुअल अप्रोच बैलेंसिंग फिगर कितनी आती है, 5 लाख और 5 लाख नहीं, 5,10,000 ही है। अच्छा ठीक है जी, सही है। तो ये सारा फारिग हो जाता था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। अब मशीन सारी की सारी आ गई, इंस्टॉल भी हो गई, और सर्विस के लिए, हाँ जी, तो यहाँ पे 5,10,000 तो पूरा आ जाएगा, 5,10,000 जमा 50,000 भी पूरा आ जाएगा, जमा 2,40,000। अब इसकी तरफ देखो, ये यकम नवंबर पे है, ईयर एंड 31 दिसंबर पे है, और 2 साल का है, तो इंटू 2 साल है तो 24 से डिवाइड करो, और नवंबर दिसंबर 2 से मल्टीप्लाई करो, निकाल लो आंसर। ये कच्चा एमसीक्यू था, कौन सा, डी, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, रावी लिमिटेड हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 सितंबर 14, इट हैज़ इंक्लूडेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन रेवेन्यू एट द अमाउंट स्टेटेड बिलो, which of these has been correctly included in revenue according to IFRS 15? It has included the following in revenue, ये सब कुछ इन्होंने रेवेन्यू में शामिल किया हुआ है। वो कह रहा है कौन सा सही शामिल हुआ है, अब ये ऊपर से मिला के पढ़ना है। It has included following transaction in revenue. It has included agency sale of 2.5 on which RL is entitled to commission of, हाँ जी सही है, ये उन्होंने अपने रेवेन्यू के अंदर शामिल किया हुआ है एजेंसी सेल 2.5 मिलियन की, जिसमें से इनका 10% बनता था। याद है किसी के भी आगे पैसे, वो सेल टैक्स हो गया या कमीशन हो गया, ठीक है, तो ये तो सही नहीं है, इनको तो सिर्फ 10% रिकॉर्ड करना चाहिए था। आगे कहता है, इट हैज़ इंक्लूडेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, इट हैज़ इंक्लूडेड सेल प्रोसीड्स ऑफ 20 मिलियन फॉर मोटर व्हीकल विच वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय RL,
ये क्या है? नहीं है क्या? हाँ, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट है। भूख लगी हो तो जवाब सही आते हैं। डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये तो अदर इनकम में आता था। इसका गेन लॉस तो कभी भी रेवेन्यू में नहीं जाने देना, ये भी गलत है। ये सेल में रेवेन्यू में इंक्लूडेड है तो गलत है। इंक्लूडेड है सी भी। सी क्या कहता है? इंक्लूडेड इन रेवेन्यू इज सेल ऑफ 15 मिलियन ऑन 30 सितंबर, अमाउंट इनवॉइस्ड टू एंड रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर वाज 18 मिलियन विच इंक्लूड 3 मिलियन ऑफ ऑन गोइंग सर्विसिंग वर्क टू बी डन ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स। बेहतरीन हो गया फिर तो। वो कह रहा है टोटल 18 मिलियन रिसीव हुआ है, जिसमें से 15 मिलियन इज इंक्लूडेड इन सेल, हैज बीन इंक्लूडेड इन सेल, और बाकी 3 जो है वो सर्विस का है जो कि नेक्स्ट 2 ईयर्स में देनी है। तो इसका मतलब ये इसने बिल्कुल सही ट्रीटमेंट किया हुआ है। 18 होता तो फिर गलत होता, ये भी, ये सही है। आगे कहता है इंक्लूडेड इन सेल, क्या जी? सेल ऑफ 20 मिलियन ऑन यकम अक्टूबर 13, हमारा साल क्या था? 30 सितंबर 14, अच्छा, यकम अक्टूबर 13 टू एन एस्टेब्लिश कस्टमर हु विद एग्रीमेंट विल मेक फुल पेमेंट ऑन 30 सितंबर। आरएल हैज कॉस्ट ऑफ, अच्छा कॉस्ट ऑफ, देखो यहाँ पे बात पता है क्या कर रहा है? हाँ, बात पता है क्या कर रहा है? पहली बात तो ये कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा? हमने आज गुड्स डिलीवर किए हैं और कैश आ रहा है बाद में, ऐसा ही है। और लिख ला भाई, देता हूँ तुम्हें रेस्ट जी। अब हमने क्या करना है? वो ये 20 कहता है क्या? सेल ऑफ 20 मिलियन टू एन एस्टेब्लिश कस्टमर हु विल मेक पेमेंट ऑफ 30 सितंबर 15। हम खड़े हैं इस वक्त 30 सितंबर 14 पे, ठीक है? तो इस साल के अंदर कहीं डिलीवरी हो रही है तो इस कैश को तो वापस लाना चाहिए, ठीक है? और बोलो ये सही है? ये सही है कि सेल के अंदर 20 मिलियन पड़ा हो? ये सही है? ये क्यों नहीं सही है? क्योंकि वो कह रहा है कि ये तो यकम अक्टूबर को हमने सेल की है, लेकिन इसके पैसे आने हैं 2 साल के बाद, और वो पैसे कितने आने हैं? वो 20 है ना, वो सेल ऑफ 20 मिलियन टू, ये तो नहीं समझना आपने कि उसने डिस्काउंट कर लिया हुआ, ठीक है? डिस्काउंट कहाँ किया हुआ, ठीक है? डिस्काउंट कोई नहीं किया हुआ उसने, तो खैर ये भी गलत है। तो डिस्काउंटेड फिगर हमने लेनी होती है। अगर कैश और डिलीवरी के अंदर अरसा आ जाए तो हम डिस्काउंटेड फिगर यूज़ करते हैं, याद है ना? सेल को प्रेजेंट वैल्यू पे हमने सेल को बुक करना था। और कौन सा लिखा था मैंने, देखना ज़रा। 37, 36, 35, 30, 26, 24, 19, 14, 12, 13 तो आपने करना था। 5, 2, 4 हो गए, 2 नहीं हुआ, दो भी देख लें। वेल इज़ एन एजेंट हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ डॉल्फिन, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे, इजी है। ये वही वाली बात है, कमीशन की एंट्री आपको करवाई हुई है। ठीक है जी, अब ऐसा करते हैं, IFRS 15 को क्लोज करते हैं। कोई और बात अगर आ गई मेरे जहन में तो वो अगले पार्ट में डालते हैं, ठीक है? तो इस पार्ट को क्लोज कर दें।